इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आज हम प्रदेश के नहीं देश के एक ऐसे नेता, संघ के ऐसे प्रचारक जिनका परिचय हालांकि पूरा देश जिनको जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जिनको जानता है, ऐसे आदरणीय तपन भौमिक जी, आज हम जानेंगे कि आपने शून्य से शिखर तक का ये सफ़र किस तरह तय किया। हमारे साथ राजेश जी व्यास साहब, हमारे चीफ एडिटर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पंकज वर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान हमारे बीच में, हमारे सीईओ हमारे साथ में हैं। हम सब आज चर्चा करेंगे आदरणीय तपन भौमिक जी से कि आप शून्य से शिखर तक, आज आपकी पहचान दिल्ली से है। आपकी पहचान, जब मध्य प्रदेश में कोई बात आती है तो सबसे पहले केंद्र से तपन भौमिक जी को याद किया जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह शिखर पर। देखिए ऐसा जी, आपका बहुत स्वागत है भाई साहब। और निश्चित तौर से जिस तरह से एक प्रारंभिक भूमिका में जिन बातों को कहा गया है वो निश्चित तौर से आपके व्यक्तित्व पर लागू होती हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है आपका आध्यात्मिक पक्ष। ये जो पूरा सम्मिश्रण है, ये कैसे इस पूरी एक जो चित्र तैयार हुआ है, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, अभी आपने कहा कि आप शून्य से शिखर पे कैसे पहुँचे। सबसे पहले तो मैं शिखर पे नहीं पहुँचा हूँ, शून्य से ज़मीन पे ही हूँ मैं, और ज़मीन पे ही रहूँगा। शिखर पे वो अन्य सारे लोग पहुँचे, मोदी जी पहुँचे, अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचे, शिवराज सिंह चौहान पहुँचे, कुशाभाऊ ठाकरे पहुँचे, लेकिन हम लोग सब ज़मीन पे ही हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ये व्यक्ति निर्माण का काम करती है। इसका काम ही व्यक्ति निर्माण है और कोई निर्माण नहीं है। तो व्यक्ति निर्माण के माध्यम से मैं जब बहुत छोटा था जी, तब संघ का स्वयंसेवक बना। मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैं शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता था, तब से मैं लगातार आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के साथ, और मेरे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरु जी, डॉक्टर हेडगेवार, इनको पढ़ा। हमारे प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक भागवत शरण माथुर, प्रभाकर केलकर, सुरेश जी, ऐसे अनेक नाम मैं गिनवा सकता हूँ जिनकी प्रेरणा से और कार्यकर्ता काम करता है। हम भी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। जब हम काम करना, सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि व्यक्तियों का निर्माण। एक फंडामेंटल लॉ बताता हूँ आपको, अच्छा व्यक्ति ही अच्छा कार्य करेगा, ये नियम है। अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा। अच्छा, और ये विशेषता तपन भौमिक जी में है। बताएं। अच्छा व्यक्ति ही अच्छा कार्य करेगा। निश्चित रूप से भाई साहब, पहले संघ के स्वयंसेवक के रूप में, बाद में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के मंत्री रहते हुए, निगम में भी रहते हुए, और अब अध्यात्म की ओर। तो ऐसी क्या प्रेरणा रही जो राजनीतिक दायित्वों पर रहते हुए बाद में अध्यात्म की ओर आप गए, और दोनों में क्या अंतर आपको लगा? अच्छा प्रश्न है पंकज। देखिए पंकज जी, ऐसा है, जिसके अंदर भी आत्मा है वही आध्यात्मिक है। आप भी आध्यात्मिक हो, मैं भी हूँ, क्योंकि आध्यात्म का मतलब कि स्पिरिचुअल, जिसके अंदर आत्मा है मतलब आध्यात्मिक है। अब ये आप ये कह सकते हो कम और ज़्यादा। रामकृष्ण परमहंस जी पूर्ण रूप से आत्मबोध प्राप्त किया, वो ज़्यादा आध्यात्मिक थे। उनसे बहुत कम मैं हूँ, और मेरे से बहुत कम हो सकता है आप हो। लेकिन हर व्यक्ति को आध्यात्म से जुड़ना ही है। आध्यात्म का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं है कि हम 4 बार पूजा करेंगे तो हम आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है का अर्थ है कि जो काम करो आत्मा से करो। भारतीय जनता पार्टी का काम भी आत्मा से करो, दिमाग से मत करो। आपने दिमाग लगाया और आपका काम फेल हुआ। दिमाग जो लगाते हैं, दिमाग लगा के भाजपा का काम करते हैं, दिमाग लगा के कोई भी काम हम जब करेंगे तो हमको ये लगता है कि यार ये काम करने से हमको क्या मिलेगा। आज मैं विधायक बनूंगा क्या? हाँ बनूंगा, तो लग जाता है वो। पर आत्मा ये बोलती है कि ये काम करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी हम दौड़ेंगे। दोनों में मूलभूत अंतर, फंडामेंटल डिफरेंस ये है आध्यात्म का और राजनीति का। तुम भाई साहब से कोई प्रश्न करना चाहें? भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो राजनीति के प्रति अट्रैक्ट हों, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन है वो एक उनने अपना क्राइटेरिया बना लिया।
देखिए, यंग जनरेशन जो है हमेशा अच्छे कार्य यंग जनरेशन ने ही किया है। खुदीराम बोस 16.5 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए। 23 साल के उम्र में भगत सिंह को फांसी हो गई। ये सारे लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं हजारों की संख्या में, ये सब 25 साल से कम लोग थे। आप एक आदमी बताओ कि 65 साल की उम्र में फांसी लगी हो उसको। बट अभी के बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तो के मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बोले कि वो मोटिवेट हो। देखिए, अभी के जो बच्चे हैं, इसके लिए एक हिंदी में शब्द है हमारे यहाँ, जी उसका नाम है स्वकेंद्रित। एक तो 1-2 बच्चे पैदा होते हैं, ये सबसे बड़ी खराबी है अपने यहाँ। अभी 64,000 बच्चों के ऊपर जर्मनी ने एक सर्वे किया, जिसके 1 बच्चे हैं वो आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसको ही चाहिए, बांटना तो सीखा ही नहीं। बांटना नहीं सीखा। अब हम लोग 4-5 भाई हैं, तो कोई भी चीज़ है, अंगूर भी आए तो हम लोग 2 इसके, 3 इसके, 4 इसके, अगर एक बच जाए तो छोटे को, मतलब देना। और अभी का सब कुछ मेरा, बांटना ही नहीं उसको। पहले बांटने का भाव। हाँ, निश्चित तो ये जो वितरण बांटना सबके साथ, ये भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और हमारे परिवार के लोग भी उसको शिक्षा दे रहे हैं, बेटा बड़ा होके इंजीनियर और डॉक्टर बनना। उसको बताते ही नहीं कि तू बाबा भी बन सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब उसको- आप कुछ पूछना चाह रहे थे। उसको ये भी बताते ही नहीं, तू एक मोदी जी बन सकता है, तू शिवराज सिंह चौहान बन सकता है, तू तपन भौमिक बन सकता है। नहीं, त्याग और समर्पण का भाव नहीं सिखाया। तू डॉक्टर बन और माल कमा, खैच। तू इंजीनियर बन और खैच। उसको खैचना सिखाते कौन? हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उसको अगर संस्कारित करोगे आप, और संस्कार की दुकान तो भैया एक ही है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा। भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी भी लोकसभा चुनाव में भी संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि इतनी सीटें आना असंभव है। कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी मध्य प्रदेश में, और एक अचानक से एक बहुत बड़ा बहुमत साबित होकर आया सामने। तो अगले ही दिन हमने सब लोगों ने देखा कि संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छी बात है, भूमिका निभाना ही चाहिए। जी, तो संघ ने भूमिका निभाई, कोई संघ ने एहसान किया है क्या? जी जी, संघ का तो लेकिन कर्तव्य है। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक टोपी वाला और एक वाइट शर्ट पहनने वाला अचानक से आता है और अपना काम करके चले जाता है। हाँ। मैंने ये ऐसी चीज़ें मैंने अखबारों में पढ़ी है। हाँ, चलना ही चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। जी जी, संघ का स्वयंसेवक जो भी है, उसको जो पार्टी अच्छी लगती है उसका काम करने के लिए उसको छूट है। उसको भाजपा अच्छी लगती है, भाजपा में काम करता है वो। तो किसी स्वयंसेवक से पूछोगे कि भाई तू कांग्रेस का काम क्यों नहीं करता है, तो ये कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करते हैं, इसलिए हम नहीं करते, हम तो राम भक्त हैं। तो ये संघ का काम, संघ के स्वयंसेवक ये अपना कर्तव्य का निर्माण कर रहे हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। मैं अगर पार्टी का काम कर रहा हूँ तो मैं बड़ा काम थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य ही है। पंकज काम कर रहा है तो इसका कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्य बोध से नहीं इधर उधर नहीं हो सकते। त्रिपाठी जी, आप पूछना चाहते ये थे। अभी अपनी चर्चा का जो टाइटल है शून्य से शिखर तक, जी, और आपके बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है, आपने बहुत पहले से ही इस पॉलिटिकल लाइफ में आए और अभी तक काम करते ही जा रहे हैं। जिस समय आपने शुरू किया था उस समय तो भाजपा बहुत ही छोटी पार्टी थी, ये भाजपा थी नहीं, जनसंघ। जनसंघ था। सामने एक्चुअल में काम करने में हमको ये होता है कि अगर लक्ष्य दिख रहा है तो हम काम करने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन उस समय जनसंघ को कभी ये नेशनल पार्टी बन करके सत्ता में आ जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं गया था। तो उस समय आप लोगों ने किस तरह से काम किया, हम ये जानते हैं। देखिए, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो उन्होंने कहा एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि हिंदू राष्ट्र था। जी, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। राजनीतिक पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था और संघ का गठन हो चुका था। तो निश्चित रूप से जैसे मैं हूँ, आपने मेरे ही ऊपर पूछा, इसलिए मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, मात्र 16.5 साल की मेरी उम्र थी। संघ पे प्रतिबंध लग गया 1975 में।
एक आध बार मैं यहाँ पे एक सेमिनार रखना आप लोग, तो इमरजेंसी के बारे में भी बताऊँगा मैं। जी इमरजेंसी लगी, उस समय ये हुआ कि आंदोलन करना है और आंदोलन करके जेल भरना है। तो मेरी उम्र तो 16.5 साल, लेकिन मुझे मालूम थी कि आंदोलन करना और जेल में जाना, और जेल में जाना तो मीसा में बंद होना, तो मीसा में जाना तो छूटना नहीं, वो छूटना कब तक नहीं, आजीवन। अब आजीवन कारावास हो जाए अपना और जेल में ही मर जाए, इसके लिए हजारों स्वयंसेवक तैयार थे कि नहीं थे? उसी में से तो मैं भी था। बिल्कुल। योग संयोग हुआ 21 मार्च 1977 में हम छूट गए, नहीं छूटते तो पड़े रहते, मर जाते। तो वो है कि अपने को प्राण तक अपने मिशन के लिए देना है। मिशन मतलब विचारधारा, एक क्रांतिकारी विचारधारा प्रारंभ से ही आपके मन में डेवलप स्वाभाविक है, संघ का कारण है ये। भाई साहब, जो राम मंदिर लाखों कार सेवकों के बलिदान पर खड़ा हुआ है, उस समय आपकी क्या भूमिका रही थी जब राम मंदिर? दोनों कार सेवा में मैंने भोपाल संभाग का और उज्जैन संभाग में मंदसौर और नीमच का नेतृत्व दोनों ही समय मैंने किया। कार सेवक के रूप में सारे लोगों को ले जाकर के, जो हमारे उस समय का जो भाषा थी उसको कहते थे वाहिनी प्रमुख। एक एक वाहिनी में 250-250 कार सेवक होते थे। और हम पहली बार जब गए तो हम खेत में रहते थे, और खेत के अंदर 8x8 का एक छोटा सा पंप हाउस छुप के रहते थे उसमें। उस 8x8 में हम लोग 10 लोग रहते थे, और बाल्टी में खाना लेकर आता था, वो बाल्टी में खिचड़ी बनती थी बाल्टी में। तो बड़ा कष्ट किया है, और बड़ा राम मंदिर के लिए, पर उसमें बड़ा अच्छा लगता था। काय के लिए कर रहे हैं? राम के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए, आप सड़क पे अगर समझ लो गंदगी है, उसको आप साफ नहीं करते हो, लेकिन अपने परिवार में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पूरे घर पे झाड़ू लगाते हैं, तो काय के लिए करते हैं? अपने को अच्छा लगता है। मन को जो अच्छा लगे वो करो, आत्मा को जो अच्छा लगे, दिमाग को जो अच्छा लगे वो मत करना, मर जाओगे उसमें। दिमाग हमेशा गलत रास्ते पे ले जाने का काम करती है, वो आत्मा जो है वो सदमार्ग में ले जाने का काम करती है। पंकज जी, आप पूछना वैसे आज से 25 वर्ष पूर्व आप देवास जिले में को भी सौभाग्य मिला है, जी, जी, सानिध्य मिला है ना। तब पार्टी के लिए यहाँ परिस्थितियाँ पूरे प्रदेश में संघर्षपूर्ण और स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी चुनौतीपूर्ण थे तब में। और आज क्योंकि आपके बनाए हुए जो शिष्य हैं वो आज देवास जिले का कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय राजीव जी खंडेलवाल जिलाध्यक्ष जी के रूप में, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जी रूप में, पूरे प्रदेश पर देवास में विशेष रूप से आप क्या देखते हैं तब में और अब में देवास की राजनीति में? राजनीति तो राजनीति होती है, परिवर्तन ये प्रकृति का नहीं। मैंने जो संघर्ष किया या हमने जो संघर्ष किया, हमसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे ने और ज्यादा। मेरे पास तो एक मोटरसाइकिल थी, 7 जिले थे, और 7 जिलों के बीच में मेरे को मोहन जी यादव और लोगों ने सबने चंदा करके एक मोटरसाइकिल खरीदी कि भाई साहब इस मोटरसाइकिल से घुमा। मोहन जी को हमने महामंत्री बनाया, जिले का महामंत्री बनाया। आपके जिले में भास्कर जी जो है यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, और रोज आंदोलन करना, कोई आज इस आंदोलन, कल उस आंदोलन, बिजली के लिए आंदोलन। और मेरे को देवास की एक अच्छी घटना याद है, हर साल 15 मई को, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी आपके देवास में, पानी का बहुत तुकोजीराव पवार और महिला मोर्चा मटका वटका सब ला करके कलेक्टरेट के सामने मटका फोड़ते थे। तो खूब लठ चलते थे, अगर नहीं भी चले तो तुकोजीराव पवार ऐसा कुछ हरकत कर देते थे उसमें कि लठ चल जाए। तुकोजीराव हमारे बहुत वरिष्ठ और बड़े ही ईमानदार अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे विधायकों में से माने जाते थे। ये बड़ी भारी टीम थी हमारी। जी जी। 15 मई का दिन मैं उज्जैन से आया मोटरसाइकिल लेके। अभी लोग इकट्ठे नहीं हो गए, कुछ देर बाद जो है सारे लोग इकट्ठे हो गए। एम मोहन राव जो है यहाँ का कलेक्टर, तो सब लोग नगर निगम का जो ऑफिस है, अभी तो नया ऑफिस बन गया, शायद पुराना ऑफिस था वो, उस ऑफिस में घुस करके और वहाँ सब लोग ऑफिस में चले गए। पुलिस वाले को 2-3 धक्का मुक्की कर पुरा के ऑफिस में घुस गए।
अभी भी लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। तो तुकोजी राव जी ने क्या करा, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कांच लगा था, उस कांच में दिया 1 लात मिलाकर और फड़फड़ा के कांच नीचे, और जैसे ही कांच नीचे इधर लाठीचार्ज चालू हो गया, धांध हुई। तो मुझे याद है एम मोहन राव जो है वो टी शर्ट और जीन्स पहने हुए आए हुए थे, और CRPF लगी हुई थी, इंदौर से आए होंगे, वो लोग तो पहचानते नहीं। उन्होंने 3-4 लट तो पहले मोहन राव जी को दिखाया। तो ये में TI साहब अरे कलेक्टर तब तक उन्होंने तो कलेक्टर को लेकिन दिखा दिया, उन्होंने छोड़ दिया। और इस प्रकार से उसमें भी आनंद, लाठीचार्ज हो रहा है उसमें भी आनंद की अनुभूति क्यों होती है? जब हम कोई लक्ष्य अच्छे काम के लिए हम करते हैं, देवास की जनता को पानी पिलाना। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जिस देवास में पीने के पानी टैंकरों से जैसे पेट्रोल डीजल आता है, आपको याद होगा ट्रेन से आता है, सब देवास क्वाई की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप दिखा सकते होंगे। और जो लोग पहले हमारे साथ छोटे कार्यकर्ता थे, आज वो सब अच्छे बड़े स्थानों पर हैं। राजू खंडेलवाल हमारा पार्षद था, जिला अध्यक्ष है। तुकोजी राव तो मंत्री तक बने, मोहन जी हमारे महामंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी ने पैदल 73 गाँव का प्रवास पदयात्रा में किया हमने और शिवराज जी ने। जब वो शिवराज समापन का कार्यक्रम था तो कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं, और कोई 500 कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। तब वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी था, उसको मैंने कहा यार वो शिवराज कौन शिवराज? मैंने बताया ऐसे शिवराज से जवान अच्छा। अरे हाँ मुझे भाई के ससुर को हम जानते हैं, वो एक पुलिस में, उन्होंने हमारी व्यवस्था की। इसी देवास नाके से मैंने मोदी जी को गाड़ी में देखा और हमने खबर करा कि आगे मोदी जी मीटिंग लेने के लिए। अरे बोले मोदी को कौन जानता है? लेकिन तब तक तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन को समझा। बोला लेके हमारे हम लोगों ने ये तय किया था कि हम आपके व्यक्तित्व पे एक इंटरव्यू शूट करेंगे। अच्छा, लेकिन आपसे बातचीत के बाद और जब ये सब कहानियाँ निकल रही हैं तो मुझे लग रहा है कि एक शूट में ये सब बातचीत समेटना बहुत मुश्किल है। तो हम एक स्पेशल एपिसोड चलाएंगे जिसको नाम ही देंगे तपन भौमिक जी की राजनीतिक यात्रा। आज ये पहला शूट हो गया। जब जब हम समय समय पर आपसे मिलेंगे ऐसी कहानियाँ हम सुनेंगे और इन कहानियों को समाज में लेके आएंगे। आज पहला शूट हुआ, एक प्रश्न और भाई साहब रह गया है, तो उस प्रश्न के साथ जो है उसका समापन करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न ये है कि आप नर्मदा यात्रा पर निकले, जब आप निकले तो नर्मदा घाटों के हजारों आपके वक्त आपके समर्थक भी आपके साथ हो गए। उस राजनीतिक या वो आपकी नर्मदा यात्रा का अनुभव एक बार शेयर करें। देखिए, मेरे से आपके जैसे पत्रकार ने खंडवा में पूछा आपकी नर्मदा परिक्रमा कर काफ़ी चमत्कार बताइए। तो मैंने कहा चमत्कार में मैंने नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, यही चमत्कार है। मैं करवा रही है। मैं 64 साल मेरी उम्र है, 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, इससे बड़ा चमत्कार क्या और जान लेगा क्या मुझे? तो पत्रकार खुश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि माँ के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा माँ केवल माँ है, माँ के ऊपर कुछ बताया नहीं जा सकता, माँ के ऊपर निबंध नहीं लिखा जा सकता। जिस प्रकार माँ के ऊपर निबंध नहीं लिखा जा सकता, इस प्रकार नर्मदा के ऊपर भी कुछ बोला नहीं जा सकता। फिर परिक्रमा काहे करोगे? कुछ बोलना ही नहीं है, क्यों परिक्रमा क्यों करो? उस समय मैंने पत्रकार में खुश हो गए। आज भी मेरे फैन हो गए वो खंडवा के सारे पत्रकार। उन्होंने कहा कई लोग आते हैं, उन्होंने कहा हमने ये देखा और आपको एक महिला आई ना आपको खाना देके गई, ऐसे चमत्कार वगैरह तो आपने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा हम परिक्रमा क्यों करें? तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। माँ स्वेटर बुन रही है या खाना बना रही है चूल्हे पर, उसका एक छोटा सा लड़का आता है, उससे चारों तरफ राउंड मारता है, उसे कोई लेना देना नहीं। तो कभी कभी क्या हम लोग जब छोटे थे तो एक रेशम की डंडी में मोटरसाइकिल चला रहे थे, और राउंड किसका मार रहा है? माँ के घर। उसमें घटता क्या था, जो परिक्रमा कर रहा है उसको भी अच्छा लगता है कि मैं माँ के घर, और माँ को भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरी परिक्रमा कर रहा है। माँ बीच बीच में क्या बोलती है, गिरना मत, पर ये नहीं बोलती परिक्रमा मत कर, परिक्रमा तो कर, वो तो अच्छे काम कर रहा तो बढ़िया कर।
संभल के कर। संभल के कर लेते हैं। तो ऐसे ही माँ हमको भी हर जगह ये बताती है कि परिक्रमा तो कर, संभल के। क्या बात। जिस प्रकार से माँ के चारों तरफ परिक्रमा करने से बच्चे के मन में जो उल्लास आनंद, और ऐसी माँ के अब उस माँ से पूछना पड़ेगा जाके ये तेरे को कैसा लगता है, ये माँ है इसलिए इसको आप पूछ सकते, पर आप नहीं पूछ सकते, आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हम एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस आध्यात्मिक यात्रा को मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गौरीशंकर महाराज जी ने 1888 में उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनके यहाँ जो व्यक्ति भोजन बनाता उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो सब कोई सेवा करता है, भोजन बनाओ। वो व्यक्ति है मुनि वाले दादाजी के नाम से वो क्या करते थे, परिक्रमावासियों का भोजन बनाना। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक और दिमाग, दिल और दिमाग दोनों, लोग कहते हैं दिमाग से काम करो, एकदम मत करो। दिमाग से जैसे ही करोगे तो लगेगा परिक्रमा करते मिलेगा क्या। सबसे पहले ये कहेगा कि हाथ पाँव दुखेंगे, तो ये कहेगा मत जा यार, अगली बार चलेंगे गाड़ी से चलेंगे। तुरंत दिमाग ने क्या बोला, गाड़ी से चलो यार, हाथ पाँव दुखेंगे। फिर ये मिल गया डॉक्टर, इनने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नर्मदा का पानी तो गल में आ रहा है इंदौर में, लेकिन आओ, इसको वो दिमाग दे दिया। फिर एक उस बाप आया, एक काम करो, ना तो पानी पियो ना परिक्रमा करो, माना क्या आप करो 108 माला, ये दिमाग देगा। और आत्मा कहेगी एक वक्त चलो दर्शन करो, अमावस्या में स्नान करो, सारे पापों से मुक्त होंगे। डॉक्टर बोलेगा अरे साइंस कहता है पाप से कोई मुक्त होता है क्या, पाप होता ही नहीं पाप को। ये सब अलग अलग चीज़ है। इसलिए अपने जो स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसको जागृत करना, उसको बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा संपूर्ण विश्व इन लोगों के अंदर ये है। आपको आज के बहुत जो सिद्धार्थ से इसी प्रकार से भगवान महावीर होता है। तो ऐसे अनेक लोग, सिलसिला साधु संत ऋषि मुनियों की धरती है, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम जो खड़े हैं ना, तो हम बोलो कर मैं बोलूँ मैं स्वयं कुछ भी नहीं, कर्ण के बराबर, लेकिन चूंकि हमारा अस्तित्व इसलिए है। कई लोग एक ने मेरे से प्रश्न पूछे, मोहन जी क्यों जी रहे हो, उसका कोई जवाब है, तो मैंने मर नहीं रहे इसलिए। ये आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और महत्वपूर्ण एपिसोड का आज से शुभारंभ, ये इन्फॉर्म वुमन पर एक नया एपिसोड का आज से शुभारंभ हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया है तपन भौमिक जी की राजनीतिक और आध्यात्मिक यात्रा, जिसका आज पहला एपिसोड है। समय समय पर हम जहाँ जहाँ आपकी समय की सुविधा के अनुसार मुलाकात होगी, इस एपिसोड की इस यात्रा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शक, अभी आप सभी डॉक्टर साहब, पंकज जी, आप भी उपस्थित हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी को धन्यवाद। उपाध्याय जी एक समापन इंट्रो देके आप एपिसोड का समापन। विचारधारा कोई सी भी हो, मगर जिसकी सनातन की विचारधारा हो, जिसकी आध्यात्मिक विचारधारा हो, वही व्यक्ति स्वयं सिद्धा बन सकता है। ये आज के हमारे पहले एपिसोड में शून्य से शिखर तक जिस व्यक्तित्व का एक बड़ा परिचय आज हम इन्फॉर्म वुमन के माध्यम से करना चाहिए, ये एपिसोड के रूप में आपके बीच में आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 2 3। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।